नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था मैनेजमेंट थ्योरीज, जिसके अंदर हमने जो हमारी पिछली वाली क्लास थी जिसके अंदर हमने पढ़ा था क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में। क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट स्कूल के बारे में, यानी प्रशासनिक प्रबंधन के बारे में। जो प्रशासनिक प्रबंधन स्कूल है, इसकी जो विचारधारा है ये हेनरी फ्योल द्वारा दी गई थी। जो हेनरी फ्योल है उनको फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी कहते हैं। जो भी हमारा प्रशासन होता है उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है, उसकी ये विचारधारा है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट स्कूल को ऑपरेशनल मैनेजमेंट स्कूल भी कहते हैं। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट स्कूल है इसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेशनल मैनेजमेंट स्कूल भी कहते हैं। आगे इसमें प्रशासनिक प्रबंधन के विचारकों ने सभी कार्यों को एक साथ जोड़ने और एक संगठन को संचालित करने के सबसे आदर्श तरीके की संभावनाओं को तलाशा है। जो प्रशासनिक प्रबंधन के जो विचारक हैं उन्होंने सभी कार्यों को एक साथ जोड़ने और एक संगठन को संचालित करने के सबसे आदर्श तरीके की जो संभावना है उनको तलाशा है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट स्कूल है इसे हम क्या कहते हैं? एक तो कहते हैं ऑपरेशनल मैनेजमेंट स्कूल भी कहते हैं इसको, और इसे ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। क्या? ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, यानी पारंपरिक या परंपरावादी प्रबंधन के सिद्धांत भी कहा जाता है ऐसे ना। आगे देखते हैं। हेनरी फ्योल को एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी के मुख्य शिल्पकार और जनक यानी फादर भी कहते हैं। ठीक है, यानी जो हेनरी फ्योल है इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी के फादर के रूप में भी जाना जाता है, और इन्हें शिल्पकार भी कहा जाता है। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का शिल्पकार भी कहा जाता है, और इसे फादर के रूप में भी जाना जाता है इनको, है ना, हेनरी फ्योल को। इनकी जो जन्म हुआ था वो 1841 में हुआ था, और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 1925 के अंदर हुई थी। आगे देखते हैं। जो हेनरी फ्योल थे वो क्या थे? एक फ्रांसीसी उद्योगपति थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप। जो हेनरी फ्योल थे वो क्या थे? फ्रांसीसी उद्योगपति थे। अब हम जो इनके समर्थक थे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के, उनके बारे में देखते हैं। जो उनका क्या क्या इसके अंदर योगदान था उसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं समर्थक में चेस्टर बर्नार्ड के बारे में। चेस्टर बर्नार्ड की एक पुस्तक थी द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। क्या? द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये इनकी पुस्तक थी। इसके अंदर इनका मानना था कि एक प्रबंधक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य संगठन के लक्ष्यों की ओर सहकारी प्रयासों को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये किसके अंदर कहा था इन्होंने? द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव जो इनकी पुस्तक थी उसके अंदर कहा था कि एक प्रबंधक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य संगठन के लक्ष्यों की ओर सहकारी प्रयासों को बढ़ावा देना है। ठीक है, लक्ष्यों की ओर सहकारी प्रयासों का बढ़ावा देना है ना। फिर जो नेक्स्ट समर्थक थे वो थे कोलन एल उर्विक। ठीक है, जो एल उर्विक थे वो भी इसके समर्थक थे। किसके? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट स्कूल के। इनकी एक पुस्तक थी द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इन पुस्तक में इन्होंने इसका जो समर्थन था वो किया था। इस पुस्तक में इन्होंने टायलर, फ्योल, मुन्नी
रेली और अन्य शुरुआती प्रबंधन सिद्धांतकारों के विचारों और सिद्धांतों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया था। जो एल उर्विक थे, इन्होंने इनकी पुस्तक थी द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने जो टेलर थे, F.W. टेलर, हेनरी फ्योल, मुन्नी, रेली और अन्य जो शुरुआती प्रबंधन के जो सिद्धांतकार थे, उनके विचारों को और जो उनके सिद्धांत थे उनको एक साथ जोड़ने का प्रयास किया था। किसने? एल उर्विक ने, है ना। तो ये ध्यान रखना आप, है ना। आगे देखते हैं। हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट के स्थान पर एडमिनिस्ट्रेशन का प्रयोग किया है। ठीक है, जो हेनरी फ्योल थे उन्होंने जो मैनेजमेंट है ना उसके स्थान पर किसका प्रयोग किया है? एडमिनिस्ट्रेशन का प्रयोग किया है। और हेनरी फ्योल ने 1916 में हेनरी फ्योल की पुस्तक कौन सी थी? एडमिनिस्ट्रेटिव इंडस्ट्रियल एट जनरल, ये इनकी पुस्तक थी जो 1916 के अंदर आई थी। ठीक है, तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंडस्ट्रियल एट जनरल जो पुस्तक है वो किसकी है और ये कब आई थी? तो ये ध्यान रखना, ये हेनरी फ्योल की पुस्तक थी जो 1916 के अंदर आई थी। तो 1916 में हेनरी फ्योल ने एडमिनिस्ट्रेटिव इंडस्ट्रियल एट जनरल पुस्तक आई, जिसमें उन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का प्रतिपादन किया है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है इसका प्रतिपादन किसने किया है? तो इनका प्रतिपादन हेनरी फ्योल ने 1916 में किया था अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव इंडस्ट्रियल एट जनरल के अंदर। ठीक है, तो ये 14 प्रिंसिपल्स हैं, इन सब के बारे में हम एक एक करके देखते हैं। तो ये 14 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं सबसे पहले देखते हैं। पहला प्रिंसिपल है इनका डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कार्य का विभाजन करना। ठीक है, जितने भी कार्य हैं, किसी भी जो प्रबंधन होता है उसके अंदर जितने भी कार्य होते हैं उनको अलग अलग विभाजन करना इसके अंदर आता है। फिर नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अधिकार और उत्तरदायित्व प्रदान करना। प्रबंधन को अच्छे से करने के लिए अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं उनको अधिकार प्रदान करना और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व प्रदान करना आता है इससे, ना। फिर नेक्स्ट है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। नेक्स्ट है फिर यूनिटी ऑफ कमांड, यानी आदेश की एकता। फिर नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी निर्देश की एकता। फिर नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। क्या है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, यानी व्यक्तिगत हित को संगठनात्मक हित के अधीन करना, यानी जो व्यक्ति हैं उसका खुद के हित से पहले जो संगठन है उसके हित को आगे रखना, ना। फिर नेक्स्ट है रेन्यूमरेशन, यानी पारिश्रमिक यानी वेतन। फिर नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन, यानी केंद्रीकरण। फिर नेक्स्ट है स्कॉलर चेन या लाइन ऑफ कमांड, जिसे हम कहते हैं आदेश पद श्रृंखला। फिर नेक्स्ट है ऑर्डर, यानी क्रम। फिर नेक्स्ट है इक्विटी, यानी समानता। फिर नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, यानी कार्यकाल की स्थिरता, यानी जो भी कर्मचारी हैं उनकी स्थिर जो कार्य होता है ना कार्यकाल, किसी भी जो हमारा जो कोई मान लो कोई कंपनी है उसके अंदर जो भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं अलग अलग, तो उनको ये होना चाहिए कि उनका जो कार्यकाल है वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। उनको पता होना चाहिए कि हम स्थायी रूप से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है इनिशिएटिव, यानी पहल करना। फिर नेक्स्ट है आखिरी स्पिरिट डे कॉर्प्स, यानी यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी संघ की शक्ति। तो अब हम इन सब के बारे में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डिवीजन ऑफ वर्क, यानी जो प्रबंधन है उसके अंदर जितने भी अलग अलग कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको अलग अलग कार्य बांटना। तो इसमें कर्तव्यों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। जितने भी कर्मचारी हैं उनको उन कर्तव्यों का स्पष्ट विभाजन कर देना चाहिए। और
काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने से विशेषता यानी स्पेशलाइजेशन आती है। मान लो अगर हम जितने भी हमारे कार्य हैं, जितना भी हमारा कार्य है उसको अलग अलग भागों में बांट देंगे तो हमारे जो कार्य हैं इसको आसानी से और अच्छे तरीके से किया जा सकता है और उनमें जो कार्य की विशेषता भी आती है ना। आगे, प्रबंधन का कार्य अलग और स्पष्ट होना चाहिए। जो भी हमारा प्रबंधन है उसका कार्य अलग होना चाहिए और स्पष्ट रूप से होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारी जो नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल है वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी व्यक्तियों को अथॉरिटी भी प्रदान करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रदान करना होना चाहिए ना। जो भी हमारे कर्मचारी हैं उनको व्यक्तियों के पास मौजूद अधिकार उनकी जिम्मेदारी के बराबर होने चाहिए। ठीक है, जितने भी उनको अधिकार प्राप्त हैं वो उनकी जिम्मेदारी के अनुसार होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को कोई अधिकार बहुत अधिकार दे दिया और उनकी जिम्मेदारी कुछ है ही नहीं हिसाब से ना। और किसी कार्य के परिणाम आगे, किसी कार्य के परिणाम के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को उसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। ठीक है, यानी उनको कोई भी जो कार्य कर रहा है उसको उसकी जिम्मेदारी निभाने के लिए अच्छे से जिम्मेदारी निभाने के लिए उनको आवश्यक जो कदम है उनके उठाने के लिए जो अधिकार प्रदान करने चाहिए ना, ताकि वो अच्छे से कार्य कर सके और बिल्कुल बढ़िया काम करे ना। फिर जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है डिसिप्लिन, यानी जो भी कोई कार्य कर रहा है ऐसा नहीं कि हमारी जो कंपनी है उसमें हा हुल्ला मच रहा है, बिल्कुल जो भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो अच्छे से और शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहे होने चाहिए ना। जैसे हम स्कूल में कहते हैं ना कि बच्चों में बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ते ही नहीं है, उस तरह से वो जब शांत होकर पढ़े, टीचर का हर कहना माने तो वो डिसिप्लिन में रहता है ना बच्चा। तो इसमें है संगठन के सर्वोत्तम हित व्यवहार के लिए स्पष्ट नियम और पूर्ण आज्ञाकारिता होनी चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है यूनिटी ऑफ कमांड, यानी किसी एक ही व्यक्ति द्वारा कमांड दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग व्यक्ति सारे अलग अलग काम चढ़ा रहे हो। मान लो कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसको ये व्यक्ति भी काम चढ़ा रहा है, फिर दूसरा व्यक्ति है वो भी काम चढ़ा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति द्वारा ही में जो कार्य है वो सौंपा जाना चाहिए ना। एक कर्मचारी को केवल एक ही सुपरवाइजर से आदेश मिलना चाहिए ताकि भ्रम की स्थिति ना रहे। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, यानी एक ही दिशा के अंदर कार्य करना, मतलब किसी एक ही उद्देश्य को एक ही दिशा में कार्य करना। मान लो कोई भी हमारा उद्देश्य है कि कुआं खोदना है, मान लो ना, तो सारे उस कुएं के खोदने के लिए ही काम करने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ बीच में कुछ और काम करने लगे, नहीं। संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि एक ही लीडर और एक ही योजना हो जिसके निर्देशन में कार्य करें। ठीक है, एक ही लीडर हो और एक ही योजना है उसके निर्देशन में हम कार्य करें, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग लीडर हो और अलग अलग योजनाएं हो ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू सबॉर्डिनेशनल इंटरेस्ट, यानी अपने हित को कम रखना और जो संगठन है उसके हित को ऊपर रखना। कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत हित से ऊपर संगठन के चिंताओं और हितों को रखना चाहिए। ठीक है, जो भी कर्मचारी हैं उनको अपने हित, जो स्वयं के हित से पहले जो संगठन है उसके हित को रखना चाहिए ना। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल है रेन्यूमरेशन, यानी जो वेतन है वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत अधिक काम करा लिया और उनको बिल्कुल वेतन बहुत कम दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कर्मचारियों को वेतन उचित होना चाहिए और न्याय संगत होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन, यानी केंद्रीकरण है ना। किसी संगठन के श्रेष्ठ नियंत्रण के लिए संगठन के नियम व प्रक्रियाओं का निर्धारण केंद्रीकृत होना चाहिए, यानी किसी एक ही जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा होना, जो नियम है वो बनाने चाहिए या जो प्रक्रिया है वो बनानी चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे व्यक्ति अपने नियम लागू कर रहे हैं, नहीं।
फिर नेक्स्ट है स्कॉलर चेन। जो नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा वो क्या है, स्कॉलर चेन या लाइन ऑफ कमांड। ये हायरार्की प्रिंसिपल से संबंधित है। यानी जो मान लो कोई हमारी संगठन है, उसमें सबसे ऊपर जो कंपनी है उसका मालिक हो गया, फिर नीचे उसके अलग अलग मैनेजर हो गए, फिर उनके नीचे जो अलग अलग कर्मचारी होते हैं वो कार्य कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जो हायरार्की होता है वो है इसमें समझना। इसमें आदेश शीर्ष प्रबंधन से लेकर अंतिम कार्य करने वाले तक एक श्रृंखला में होते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसी जो मेन कंपनी का मालिक उसने ऑर्डर दिया, फिर अपने मैनेजर को दिया, फिर उन्होंने अपने जो अधीन है उनको दिया। तो इस तरह से जो ये ऑर्डर होते हैं वो आते हैं कैसे, जो शीर्ष प्रबंधन से लेकर कहाँ तक जाते हैं, अंतिम कार्य करने वाले तक, है ना। जो स्कॉलर चेन है इससे संबंधित एक थ्योरी है, वो कौन सी है, गैंग प्लैंक थ्योरी। जो गैंग प्लैंक थ्योरी है ये किससे संबंधित है, स्कॉलर चेन से संबंधित है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे गैंग प्लैंक थ्योरी के बारे में, है ना। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं जो कि है ऑर्डर। प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक चीज के लिए एक सही स्थान होना चाहिए जिससे टकराव से बचा जा सके। यानी जो किसी कार्य को करने के लिए बिल्कुल एक क्रम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी कार्य कर रहा हो, नहीं, क्रम में कार्य होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं जो कि है इक्विटी, यानी समानता। कर्मचारियों के साथ व्यवहार करते समय समान व्यवहार को ध्यान में रखना चाहिए और न्याय में दया का भाव भी शामिल होना चाहिए। ठीक है, जो कर्मचारी हैं उनके साथ हमें समानता का व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक खास व्यक्ति के साथ हम अच्छा व्यवहार कर रहे हो, दूसरे के साथ ऐसा अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं कर रहे हो, अच्छी तरह से बात नहीं कर रहे हो, नहीं, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए हमें, और सबको बिल्कुल समान वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को ज़्यादा दे रहे हैं, किसी को कम दे रहे हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। फिर जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, यानी जो कर्मचारी हैं वो कार्य करते हैं उनकी स्थिरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको कभी बीच में निकालने का डर हो, भाई मैं कभी भी निकाला जा सकता है जॉब से, नहीं, उनको ये आश्वासन हो कि जो कार्य कर रहे हैं उनमें उनको जल्दी से नहीं निकाला जाएगा, है ना। तो श्रमिकों के लिए दीर्घकालिक स्थिरता होनी चाहिए। ठीक है, उनको डर नहीं होना चाहिए कि उन्हें कभी भी निकाला जा सके ना। फिर जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है इनिशिएटिव ना। इसमें है उत्पादन को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए पहल करने वाले पुरस्कार दिए जाने चाहिए। यानी जो भी कोई कर्मचारी हैं वो उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और उनको उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए पहल करने वाले पुरस्कार दिए जाने चाहिए। ठीक है, उनको पुरस्कार दिए जाने चाहिए ताकि वो जो पहल करे कार्य अच्छा करने के लिए ना, उन्हें प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए ना। जो हमारा आखिरी प्रिंसिपल है वो है स्पिरिट डे कॉर्प। क्या है, स्पिरिट डे कॉर्प, जिसे हम यूनियन स्ट्रेंथ भी कहते हैं। स्पिरिट डे कॉर्प एक फ्रेंच फ्रेज है। क्या है, फ्रेंच भाषा का एक शब्द है, फ्रेज है ना, शब्द नहीं, मतलब वो सेंटेंस एक। इसका अर्थ है यूनियन या यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी संघ में एकता है ना। इसका अर्थ है यूनियन या यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी संघ में एकता। प्रबंधन को कर्मचारियों के बीच आपसी विश्वास, एकता और सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए ताकि सभी कर्मचारियों के बीच स्पिरिट, टीम स्पिरिट या समूह की भावना उत्पन्न हो, है ना। जो हमारा प्रबंधन है उसमें जो कर्मचारी हैं उनके बीच आपसी एकता, विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सभी कर्मचारियों के बीच टीम स्पिरिट को या समूह की भावना को उत्पन्न करने के लिए जो प्रबंधन है, प्रबंधक, उनको सभी के साथ बिल्कुल समानता का व्यवहार करना चाहिए ताकि जो उनमें टीम स्पिरिट या समूह की भावना उत्पन्न हो सके ना।
तो यहाँ पर जो हमारे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थे, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, वो यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। इसके साथ जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो स्कूल थी वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट स्कूल के बारे में, ठीक है। इसके जो जनक थे वो थे मैक्स वेबर, है ना। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट को नौकरशाही संगठन भी कहते हैं। हम देखते हैं इसके अंदर ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के बारे में, इसकी जो अलग अलग इन्फॉर्मेशन है वो देखते हैं। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक स्कूल के सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। जो मैक्स वेबर है, इन्होंने जो ब्यूरोक्रेटिक स्कूल है इसके सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, यानी इसके प्रिंसिपल्स प्रस्तुत किए हैं, है ना। मैक्स वेबर एक जर्मन सोशलिस्ट थे, ठीक है। जो मैक्स वेबर क्या थे, वो एक जर्मन सोशलिस्ट थे, है ना। इन्होंने ही जो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है इसके अलग अलग प्रिंसिपल प्रस्तुत किए थे ना। आगे है, मैक्स वेबर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संगठनों में अधिकार की संरचना के सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था। कौन? जो मैक्स वेबर थे वो क्या थे? पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संगठनों में अधिकार की संरचना के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था ना। आगे है, इन्होंने शक्ति यानी पावर और अधिकार यानी अथॉरिटी के बीच तथा मजबूरी में किए गए कार्य यानी कंप्लेनिंग एक्शन और स्वैच्छिक प्रतिक्रिया यानी वॉलेंट्री रिस्पॉन्स के बीच अंतर स्पष्ट किया है, ठीक है। जो मैक्स वेबर थे इन्होंने पावर और अथॉरिटी के बीच में और जो कंपेलिंग एक्शन है और जो वॉलेंट्री रिस्पॉन्स है इसके बीच में अंतर स्पष्ट किया है। एक तो पावर और अथॉरिटी के बीच में, और एक क्या है, कंपेलिंग एक्शन और वॉलेंट्री रिस्पॉन्स के बीच में, यानी जो शक्ति है उसके बीच में और अधिकार के बीच में अंतर स्पष्ट किया है। और जो मजबूरी में किए गए कार्य और जो स्वैच्छिक रूप से जो कार्य किए जाते हैं उनके बीच में अंतर स्पष्ट किया है इन्होंने ना। और जो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है ये किससे संबंधित है? ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की से संबंधित है ना। अब हम देखते हैं मैक्स वेबर ने एक नौकरशाही संगठन को एक आदर्श प्रकार से संगठन के रूप में चित्रित किया यानी प्रकाशित किया है, प्रस्तुत किया है, जिसमें ये अलग अलग सिद्धांत हैं इनके। श्रम का विभाजन अधिकार और जिम्मेदारी के स्पष्ट संकेत के साथ होता है। जो श्रम का विभाजन है वो अधिकार और जिम्मेदारी के स्पष्ट संकेत के साथ होता है। किसके साथ होता है विभाजन श्रम का? अधिकार और जिम्मेदारी के स्पष्ट संकेत के साथ होता है ना। फिर नेक्स्ट है पदानुक्रम यानी हायरार्की का सिद्धांत मौजूद होता है। जो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है इसके अंदर जो हायरार्की का सिद्धांत है वो मौजूद होता है। फिर नेक्स्ट है कर्मियों का चयन और पदोन्नति योग्यताओं के आधार पर की जाती हैं। जो कर्मचारी हैं उनका चयन और जो उनकी पदोन्नति है वो जो उनकी योग्यता है उसके आधार पर की जाती हैं। किसके अंदर? ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के अंदर। फिर नेक्स्ट है नियम लिखित रूप में होते हैं। जो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है इसके अंदर जो इनके नियम होते हैं वो कैसे होते हैं? लिखित रूप में होते हैं और उन्हें समान रूप से तथा निष्पक्ष रूप से लागू किया जाता है। जिसके नियम होते हैं उन्हें समान रूप से और लिखित रूप से मतलब निष्पक्ष रूप से लागू किया जाता है ना। नेक्स्ट है प्रबंधन में पदोन्नति केवल प्रमाणित तकनीकी क्षमता के माध्यम से होती है। जो प्रबंधन है इसके अंदर जो पदोन्नति है वो केवल प्रमाणित तकनीकी क्षमता के आधार पर की जाती है ना। और नेक्स्ट है नियम और प्रक्रियाएं यानी जो नियम है और जो प्रक्रियाएं हैं वो विश्वसनीय और पूर्वानुमानित व्यवहार सुनिश्चित करती हैं। क्या करती हैं? जो नियम और प्रक्रिया हैं
नियम और प्रक्रिया वो विश्वसनीय और पूर्वानुमानित व्यवहार सुनिश्चित करती हैं। तो इसी के साथ जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज इसी के साथ जो हमारा क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी थी वो यहाँ पर कंप्लीट होती है, जिसके अंदर हमने इससे पहले वाली क्लास में हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। आज की इस क्लास में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है और जो हमारी ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है उसके बारे में पढ़ा है। इन दोनों के बारे में आज हमने पूरी डिटेल से बात कर ली है और नेक्स्ट क्लास में जो हमारी होगी उसमें हम जो हमारा नेक्स्ट था न्यू क्लासिकल थ्योरी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करना जो लाइब्रेरी बनने का सपना देख रहे हों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।